फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, सजेशंस अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आपने देखा होगा जो हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें आर्टिकल्स से रिलेटेड बहुत पूछा जाता है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये मोस्ट प्रोबेबली आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते ही रहते हैं और बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो हम अपना सेशन शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम अपना सेशन शुरू करें, आप हमारी वीडियो को लाइक करो, हमारे सेशन को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। यहाँ पे ये देखो, ये आर्टिकल दे रखा है जैसे 1, 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17। ये तो आर्टिकल्स हो गए। ये उनके आगे किन किन बातों से वो डील करते हैं, किन किन टॉपिक से वो डील करते हैं वो दे रखा है। जैसे आर्टिकल 1 डील करता है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन की टेरिटरी उसके नेम से, जैसे लिखा है ना इंडिया दैट इज भारत ना, नेम और हमारी जो यूनियन की टेरिटरी जितना एरिया क्षेत्र है हमारे भारत का उसके बारे में बात करता है आर्टिकल 1। फिर आर्टिकल 3 न्यू स्टेट्स फॉर्मेशन की बात करता है, जैसे न्यू स्टेट्स कैसे बनानी है, ठीक है, और बाउंड्री को अल्टरेशन कैसे करना है, कितनी बाउंड्री को कट करना है या ज़्यादा करना है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 3 इससे डील करता है। फिर हम आर्टिकल 12 की बात करें, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। आपने देखा होगा जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं उसमें लिखा होता है स्टेट ऐसा नहीं कर सकती है, स्टेट वैसा नहीं कर सकती है। तो वो कौन सी स्टेट होगी उसकी डेफिनेशन दे रखी है स्टेट की आर्टिकल 12 में। आर्टिकल 13 की बात करें, लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। JFR मतलब फंडामेंटल राइट्स, कि ऐसे लॉ जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट बन जाते हैं उनके बारे में उनके साथ कैसे डील करना है वो आर्टिकल हमारे 13 में दे रखा है, ठीक है। फिर आर्टिकल 14 में इक्वलिटी बिफोर लॉ के सामने सभी समान है। लॉ किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो कास्ट के बेसिस पे, चाहे वो रिलीजन के बेसिस पे। इक्वलिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 इसकी बात करता है। फिर आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट, कलर और हमारे रिलीजन के बेस पे या रेस के बेस पे आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हो। आर्टिकल 15 इसकी बात करता है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन की बात। आर्टिकल 16 है इक्वलिटी इन केस ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है उसके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी सभी को। तो इक्वलिटी की समानता की बात करता है इन केस ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। आर्टिकल 16 बात करता है इसकी। फिर आर्टिकल 17 जो हमारे अनटचेबिलिटी होती है, छुआछूत जिसे बोलते हैं, उसके अबॉलिशन की बात करता है, उसको खत्म करने की बात करता है, ठीक है। आर्टिकल 18 अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स जैसे पहले हमारे पुराने जमाने में क्या होता है, बड़े बड़े टाइटल महाराजा नाम रख लिया, राजा राजकुमार नाम रख लिया जाता। तो ऐसे टाइटल्स होते हैं उनके अबॉलिशन की, उसके खात्मे की बात करता है आर्टिकल 18, ठीक है। जो हमारे ये होते हैं हमारे पद्मश्री अवार्ड होते हैं, ये एक्सेप्शन होते हैं, ये इनको टाइटल्स में नहीं माना जाता है। आर्टिकल 18 इसकी बात करता है, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स की बात करता है। आगे देखते हैं आर्टिकल 19 किसकी बात करता है। आर्टिकल 19 बात प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स टू फ्रीडम, ठीक है, फ्रीडम की बात, ठीक है। हमारा मौलिक अधिकार है कि हम फ्रीली घूम सकते हैं, रह सकते हैं, वो आगे आएंगे। वो जैसे आर्टिकल 19A में बात फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। आर्टिकल 19A में कौन सी फ्रीडम की बात करिए कि आप अपना स्पीच दे सकते हो, अपने जो विचार हैं व्यक्त कर सकते हो। एक्सेप्शन इसमें होगी, आप किसी को गाली गलौज वगैरह नहीं कर सकते हो, आप यहाँ कुछ बुरा भला नहीं कह सकते हो, आप अपनी बात रख सकते हो, फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हो अपनी बात को, ठीक है। फिर आर्टिकल 19B में राइट टू पीसफुल असेंबली, आप शांतमय तरीके से आप कहीं भी इकट्ठे होकर अपनी असेंबली कर सकते हो, एक सभा बुला सकते हो। आर्टिकल 19B में इसकी बात की गई है। आर्टिकल 19C में फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, आप एसोसिएशन क्रिएट कर सकते हो, चाहे आप ट्रेड के लिए करो, चाहे आप कंज्यूमर एसोसिएशन क्रिएट करो, किसी तरह की आपको एसोसिएशन बनानी है तो आर्टिकल 19C में फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन की बात की गई, आप कर सकते हो, दैट इज योर फंडामेंटल राइट, ठीक है। फिर आर्टिकल 19D में राइट टू मूव फ्रीली थ्रू इंडिया। आर्टिकल 19D में दे रखा है कि आपके पास राइट है, आप इंडिया में कहीं भी घूम सकते हो। देखो फंडामेंटल राइट्स जितने भी हैं उसमें कहीं ना कहीं एक्सेप्शंस जरूर होते हैं, आपको ध्यान रखना है। आप सभी जगह नहीं घूम सकते हो, यहाँ पे सरकार ने अलाउ कर रखा है, जैसे कई एरियाज ऐसे हैं, कई वेरी डेंजरस एरिया, वहाँ पे आप नहीं जा सकते हो, ठीक है। तो राइट टू मूव फ्रीली थ्रू इंडिया ये आपका फंडामेंटल राइट है, आप इंडिया में कहीं भी घूम सकते हो, ठीक है। आर्टिकल 19E में दे रखा फ्रीडम ऑफ सेटलमेंट एंड रेजिडेंस, आप कहीं भी रह सकते हो, अपना रेजिडेंस वहाँ पे बना सकते हो, इसमें भी एक्सेप्शन है, वो आपको ध्यान रखना, ठीक है। फिर 19F में राइट टू ऑन पर्सनल प्रॉपर्टी, ठीक है, आप अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी ऑन कर सकते हो, ये ओमिट कर दिया गया था। आजकल ये राइट है, जो राइट टू प्रॉपर्टी है पर्सनल प्रॉपर्टी का, ये हमारे आर्टिकल 300A में दे रखा, तो इसको काट दिया गया था आर्टिकल 19F को, ठीक है, ओमिट कर दिया गया था। आर्टिकल 19G में देख रहा फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन ऑक्यूपेशन ट्रेड, आप किसी तरह का भी प्रोफेशन कर सकते हो,
कोई भी ऑक्यूपेशन आप अपना सकते हो, ठीक है, कोई भी ट्रेड या बिजनेस आप कर सकते हो, ठीक है, इसमें आर्टिकल 19G में दे रखा है। तो ये सभी 19 में आ जाते हैं। जो आप बात करते हो आर्टिकल 19 में 6 राइट्स दे रखे हैं, ये 6 राइट दे रखे हैं, क्योंकि इसमें से जो F है इसको डिलीट कर दिया गया, इसको ओमिट कर दिया गया था। आर्टिकल 21 में देखो, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आपको जीने का अधिकार है, अपनी पर्सनल लिबर्टी को बनाने का अधिकार है आपके पास, ठीक है, तो आर्टिकल 21 में ये दे रखा है, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 21 में राइट टू एजुकेशन का, राइट टू एजुकेशन दे रखा है। जैसे आपको पता है कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करती है सरकार, और उस बच्चे का अधिकार भी 6 से 14 साल तक सरकार उसको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करेगी, तो आर्टिकल 21A में दे रखा है, ठीक है। फिर आर्टिकल 23 में दे रखा है प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर, आप किसी से धक्के से लेबर नहीं करवा सकते हो, उससे कोई काम नहीं कर सकते हो, और आप इंसानों की ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते हो, किसी ह्यूमन बीइंग को आप बेच नहीं सकते हो, उसकी सेल परचेज नहीं कर सकते हो, ठीक है। आर्टिकल 24 में देखो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, आर्टिकल 24 बात करता है कि जो चाइल्ड लेबर है उस पे ऊपर प्रतिबंध लगाता है आर्टिकल 24A, और उसके लिए प्रावधान देता है कि कोई भी किसी बच्चे से चाइल्ड लेबर नहीं कराएगा, ठीक है। आर्टिकल 25 में फ्रीडम टू प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट रिलीजन फ्रीली, आप आर्टिकल 25 में दे रहा है आप किसी भी रिलीजन को प्रोपेगेट कर सकते हो, उसकी प्रमोशन कर सकते हो, और किसी भी रिलीजन को फ्रीली आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। आर्टिकल 29A में दे रखा, सॉरी 29 में, ए में नहीं, 29 में प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ मिनॉरिटीज, जो मिनॉरिटीज होती हैं, जो कम गिनती के लोग होते हैं, ठीक है, उनके इंटरेस्ट के प्रोटेक्शन की बात की गई है, कि उनके अधिकारों के प्रोटेक्शन की बात की गई आर्टिकल 29 में। आर्टिकल 32 में देखा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है, जैसे हमारे रिट्स दे रखी हैं, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, जहाँ आपके फंडामेंटल राइट को छीना जा रहा है, तो आप राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के तहत आप 5 तरह की रिट्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखी हैं, आप सुप्रीम कोर्ट जहाँ उससे इशू करवा सकते हो, हाई कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत इशू करेगा, और जो हमारे हाई कोर्ट होते हैं आर्टिकल 226 के तहत रिट्स इशू करते हैं। फिर आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, देखो आपको पता है आर्टिकल 44 है जो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आ जाता है, ठीक है, तो आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, ठीक है। फिर आर्टिकल 50 बात करता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, जो हमारी जुडिशरी है, वो जो हमारी न्यायपालिका है, वो हमारी कार्यपालिका से अलग है। एग्जीक्यूटिव जो हमारी कार्यपालिका है, वो जुडिशरी के फैसले को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती, ये हमारे आर्टिकल 50 में दे रखा है, ये भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आते हैं। आर्टिकल 51 है जो प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है, कि जो स्टेट है, ये देखो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ये स्टेट की ऑब्लिगेशन है, ये स्टेट की ड्यूटी है इनको प्रमोट करना। तो स्टेट की यहाँ पे आर्टिकल 51 में क्या रखा है कि स्टेट की ड्यूटी है कि वो इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करे, अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रमोट करे, और सेफ्टी सिक्योरिटी को प्रमोट करे, ये स्टेट की ड्यूटी बनती है। आर्टिकल 51 में ये कह रखा है, ठीक है। फिर आगे हम बात करते हैं आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करता है, ठीक है, जो जैसे हमें फंडामेंटल राइट्स तो प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, तो हमारे 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ प्रोवाइड की हैं, जो हमारे लोगों को अपने देश के प्रति, अपने जो साथ के काउंटर पार्ट लोग हैं, नागरिक हैं, उनके प्रति जो ड्यूटीज़ बनती हैं हमारे लोगों की, वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर्टिकल 51A में दे रखी हैं, ठीक है। फिर आर्टिकल 72 की बात करते हैं पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन। देखो आपने सुना होगा प्रेसिडेंट किसी की मौत की सज़ा माफ़ कर सकता है, किसी की सज़ा कम कर सकता है, किसी की सज़ा घटा सकता है, ठीक है। तो ये पार्डन ग्रांट करने की जो पावर है प्रेसिडेंट की, ये आर्टिकल 72 में दे रखी है। आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का वकील होता है, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये आर्टिकल 76 में दे रखा है। और आर्टिकल 78 में ड्यूटीज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर की प्रेसिडेंट से रिलेटेड क्या ड्यूटीज होगी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल से रिलेटेड उसकी क्या ड्यूटीज होगी, ये आर्टिकल 78 में दे रखा है। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है आर्टिकल 78। आर्टिकल 85 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, कौन से सेशन को प्रोरोगेट करना है, कौन से सेशन को बंद करना है, ये सब कुछ दे रखा है आर्टिकल 85 में, ठीक है। और आर्टिकल 93 में स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, जैसे ओम बिरला इस बार हमारे स्पीकर बने हैं, ठीक है, तो लोकसभा के स्पीकर के बारे में और डिप्टी स्पीकर के बारे में आर्टिकल 93 में दे रखा है, ठीक है। आर्टिकल 100 क्या बोलता है, वोटिंग इन द हाउसेस,
तो हाउस में जो वोटिंग होगी, चाहे वो लोकसभा में हो चाहे वो राज्यसभा में हो, जब वो हमारे जो एमपीज होते हैं लोकसभा और राज्यसभा में चुने जाते हैं, वो वोटिंग करते हैं किसी ना किसी बिल पे, किसी ना किसी एक्ट पे वो वोटिंग करते हैं। तो वोटिंग प्रोसीजर का आर्टिकल 100 में जिक्र कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। आर्टिकल 105 में पावर्स एंड प्रिविलेजेस एटसेट्रा ऑफ एमपीज, एमपीज के क्या अधिकार होंगे, उसको क्या प्रिविलेजेस मिलेंगे एमपी को, एमपी की क्या क्या पावर्स होंगी, ये सब आर्टिकल 105 में इसका वर्णन कर रखा है, ठीक है। आर्टिकल 106 में सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ एमपी, एमपी को कितने भत्ते मिलेंगे, उसको कितनी सैलरी मिलेगी, ये कैसे सैलरी मिलेगी, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को, ये आर्टिकल 106 में डिस्कशन इसकी कर रखी है। तो आर्टिकल 106 से रिलेटेड सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द एमपीज, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात। आर्टिकल 108 में जॉइंट सीटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, आपको पता है कि 108 के तहत जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो बोथ हाउसेज लोकसभा और राज्यसभा के जॉइंट सेशन बुला सकते हैं, ठीक है, ठीक है। 108 के तहत आर्टिकल, तो जॉइंट सीटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट कैन बी कॉल्ड बाय प्रेसिडेंट थ्रू आर्टिकल 108, ठीक है। तो 109 और 10 में मनी बिल्स की बात कर रखी है, मनी बिल्स की बात कर रही है 109 और 110 में, ठीक है। फिर आर्टिकल 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रखी है, जिसे हम आजकल बजट कहते हैं ना, यूनियन बजट प्रेजेंट किए जा रहे हैं, तो ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसका नाम है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। उसका वहाँ पे बजट का जिक्र नहीं है, हाँ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जिक्र है, तो उसको ही बजट बोला जाता है। तो बजट का वर्णन किया गया आर्टिकल 112 में। अगर हम बात करें आर्टिकल 123 में प्रेसिडेंट पावर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस व्हाइल पार्लियामेंट इन रिसेस, जब पार्लियामेंट रिसेस में होती है, जब छुट्टी पे होती है, तो प्रेसिडेंट के पास पावर होती है ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट करने की, अध्यादेश जारी करने की, ये हमारे आर्टिकल 123 में दे रखा है। आर्टिकल 127 की बात करें, अपॉइंटमेंट ऑफ एड हॉक जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट, कि अगर आर्टिकल 127 क्या बोलता है कि अगर आपको एड होगा इम्परमानेंट टेम्पोररी बेस पे जजेस को सुप्रीम कोर्ट में रखना है, तो ये आर्टिकल 127 में दे रखा है। आर्टिकल 139 में सुप्रीम कोर्ट पावर टू इशू सर्टेन रिट्स, ठीक है। देखो रिट्स कई तरह की होती हैं, आप उसी पे मत जाओगे हमारे 5 तरह की रिट्स होते हैं, उसके बिना भी कई रिट्स होती हैं, लीगल रिट्स वगैरह होती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है आर्टिकल 139 के तहत के वो सर्टेन रिट्स इशू कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 141 में सुप्रीम कोर्ट लॉ बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स, ये बात कह रखी है कि सुप्रीम कोर्ट का जो लॉ है, सुप्रीम कोर्ट का जो कहना है सभी कोर्ट्स पे वो लागू होता है, सभी कोर्ट्स को वो बात माननी होती है, ठीक है, जो आर्टिकल 141 में कह रखा है। आर्टिकल 148 149 में कैग की बात कर रखी है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की बात करती है। जैसे हमारे अटॉर्नी जनरल होते हैं सरकार को हाई कोर्ट्स में, जहाँ सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए उनका वकील होता है, ऐसे सरकार का हिसाब किताब रखने के लिए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है, ठीक है। तो आर्टिकल 148 और 149 में इसकी बात कर रखी है। फिर आर्टिकल 155 क्या कहता है, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, हम जो सेंट्रल गवर्नमेंट में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट पे रिप्रेजेंट करता है वो हमारे गवर्नर होते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 155 गवर्नर की अपॉइंटमेंट की बात करता है स्टेट में, ठीक है। आगे देखते हैं हम आगे देखते हैं हम, ठीक है, जो आर्टिकल है हमारा 161 पावर्स ऑफ गवर्नर टू ग्रांट पार्डन। देखो जो हमारे गवर्नर होते हैं ये भी पार्डन, ये भी किसी की सज़ा माफ़ कर सकते हैं, बट ये मौत की सज़ा माफ़ नहीं कर सकते हैं और मार्शल लॉ में ये रोल प्ले नहीं करते हैं। बाकी सभी तरह के पार्डन ये ग्रांट कर सकते हैं, क्षमा ये कर सकते हैं, ठीक है। तो 161 क्या बात करता है, पावर्स ऑफ गवर्नर टू ग्रांट पार्डन, ठीक है। आर्टिकल 165 एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट की बात करता है। देखो सेंट्रल लेवल पे अटॉर्नी जनरल होते हैं, ठीक है, और स्टेट लेवल पे जो वकील होता है स्टेट का वो एडवोकेट जनरल होता है स्टेट का। तो आर्टिकल 165 की बात करता है, ठीक है। आर्टिकल 167 की बात करें तो ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर, जैसे प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटीज होती हैं गवर्नर के प्रति, जहां एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जैसे प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटीज होती हैं प्रेसिडेंट के प्रति या एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रति, उसी तरह जो चीफ मिनिस्टर स्टेट पे होता है उसकी गवर्नर के प्रति क्या ड्यूटी होती हैं, उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रति क्या ड्यूटीज होती हैं, उसकी बात करता है 167। आर्टिकल 224 अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस इन द हाई कोर्ट्स। आर्टिकल 224 किसकी बात करता है कि ये एडिशनल जजेस अगर हाई कोर्ट में अपॉइंट करने हैं, ठीक है, या एक्टिंग जजेस अपॉइंट करने हैं हाई कोर्ट में, उसकी बात करता है आर्टिकल 224। आर्टिकल 224A अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जजेस इन द हाई कोर्ट। अगर रिटायर्ड जजेस जो जजेस रिटायर्ड हो रहे हैं उनको अगर हाई कोर्ट में अपॉइंट करना है तो उसका प्रोविजन कौन देता है, वो आर्टिकल 224A उसकी बात करता है, ठीक है। आर्टिकल 226
जो हाई कोर्ट्स होते हैं उनको पावर प्रोवाइड करता है कि वो भी रिट्स जारी कर सकते हैं, आर्टिकल 226, ठीक है। आर्टिकल 280, 280 आर्टिकल ये फाइनेंस कमीशन की बात करता है, ठीक है, 280 आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल 312 ऑल इंडिया सर्विसेज, जितनी इंडिया की सर्विस आईपीएस आईएएस वगैरह की बात करता है, ये आर्टिकल 312 या 312 आर्टिकल। आपको पता है ना, आर्टिकल 315 में यूपीएससी की बात कर रखी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात कर रखी है, ठीक है। आर्टिकल 324 या 324 इलेक्शन कमीशन की बात करता है, हमारे निर्वाचन आयोग की बात करता है, आर्टिकल 324, ठीक है। ये सभी आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको सभी याद करने हैं। ये कहीं ना कहीं पेपर में आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जरूर मिलेंगे। आर्टिकल 335 किसकी बात करता है कि जो शेड्यूल्ड कास्ट होते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स होते हैं, वो स्टेट सर्विसेज में कोटा उनको प्रोवाइड किया जाएगा। वो क्लेम कर सकते हैं कि हमारे में इन सर्विसेज में कोटा प्रोवाइड किया जाना चाहिए, ठीक है। आर्टिकल 343 ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करती है, आर्टिकल 343 ऑफिशियल लैंग्वेज, जैसे हमारी हिंदी है, ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करती है आर्टिकल 343, ठीक है। फिर आर्टिकल है जो 352 जो नेशनल इमरजेंसी की बात करता है, 352 नेशनल इमरजेंसी की बात करता है। आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट के रूल की बात करता है, आर्टिकल 356, ठीक है। और आर्टिकल जो यहाँ पे है 360 ये फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है, ठीक है। आर्टिकल 368 जो पार्लियामेंट के पास राइट है, पार्लियामेंट के पास पावर है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है किसी भी तरह, ठीक है। तो ये आर्टिकल 368 में ये बात कह रखी है। आर्टिकल 370 जो आपको पता है, ये खत्म कर दिया गया था, जिसके कुछ प्रोविजन को खत्म कर दिया गया। ये स्पेशल प्रिविलेज प्रोवाइड करता था जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को, आर्टिकल 370। तो आपको इन सभी आर्टिकल्स को दोहरा लेना है, बार बार वीडियो को देख लेना है, ताकि आपको ये सभी आर्टिकल्स याद हो जाएं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू।